नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 4 समकालीन दक्षिण एशिया के भाग 1 पर बातचीत करेंगे। आज के पाठ के अंत में हम जिन बिंदुओं के बारे में जान पाएंगे वे हैं पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सार्क, साफ्टा, सार्क की उपलब्धियां तथा बिम्स्टेक के बारे में। इस वीडियो में हम जिन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे वे हैं पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। दक्षिण एशिया किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इस पर बातचीत करते हैं। दक्षिण एशिया विश्व का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें शामिल 7 देशों भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव के लिए दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल किया जाता है। चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता है। उत्तर की विशाल हिमालय श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करती है। अब दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। दक्षिण एशिया के देशों में आपसी सहयोग और संघर्षों का दौर चलता रहता है। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। जैसे भारत और श्रीलंका में आजादी के बाद लोकतंत्र रहा। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था और उसके बाद लोकतंत्र की बहाली हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र और कभी सैन्य शासन रहा है। भूटान में राजतंत्र है। मालदीव में 1968 तक सल्तनत हुआ करती थी और अब यहाँ लोकतंत्र है। दक्षिण एशिया के लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन भी करते हैं। दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र के बारे में प्रचलित यह भ्रम भी टूट जाता है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में ही फल फूल सकता है। दक्षिण एशिया के 2 बड़े देश भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों के बीच 1947-48, 1965, 1971 तथा 1999 में सैन्य संघर्ष भी हो चुके हैं। दक्षिण एशियाई देशों में भारत ही एक ऐसा एकमात्र देश है जिसकी अन्य सभी देशों से सीमाएं लगती हैं। इसके कारण भारत के इन देशों के साथ कुछ मुद्दों पर तो मतभेद हैं, बहुत से क्षेत्रों में सहयोग भी है। अब बात करते हैं पाकिस्तान पर। पहला बिंदु पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत ही प्रभावशाली है। यही कारण है कि यहाँ बार-बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलता रहा है। ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ है। सर्वप्रथम देश की बागडोर जनरल आयूब खान ने ली, फिर जनरल याहिया खान ने संभाली, तत्पश्चात जनरल जिया उल हक आए और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना की। कुछ समय के लिए अवश्य जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कार्यरत रही। जून 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान
लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, परंतु 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया तथा पद से हटाते हुए 10 साल की सजा का आदेश भी दिया। जुलाई 2018 में पाकिस्तान में हुए आम चुनावों में इमरान खान के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। दूसरा बिंदु नेपाल। नेपाल पर बातचीत करते हैं। नेपाल में लंबे समय तक राजा और लोकतंत्र समर्थकों में जिद्दोजहद चलती रही है। अब वहां की राजनीति में माओवादी भी बहुत प्रभावशाली हो गए हैं। नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच लंबे त्रिकोणीय संघर्ष का परिणाम यह रहा है कि नेपाल के द्वारा वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत खड़क प्रसाद शर्मा ओली अक्टूबर 2015 से नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। तीसरा बिंदु है श्रीलंका। श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में अपनी अच्छी स्थिति के बावजूद सिन्हली तमिल समुदाय के जातीय संघर्ष का शिकार रहा है। सिन्हली श्रीलंका के मूल निवासी थे तथा तमिल जो भारत से जाकर श्रीलंका में जा बसे। यह संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग एवं संसाधनों पर अधिकार के लिए था। वहीं दूसरी ओर सिन्हली समुदाय द्वारा लगातार तमिलों की इस मांग का विरोध किया जाता रहा है। मई 2009 में श्रीलंकाई सेना द्वारा लिट्टे एलटीईई प्रमुख प्रभाकरण के मारे जाने के पश्चात श्रीलंका में वर्षों से चले आ रहे गृह युद्ध की समाप्ति हुई। अंत में आज हम जिन बिंदुओं के बारे में जान पाए वे हैं पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। I hope you enjoyed the lesson. Thank you for your kind attention.